आइए दोस्तों शुरू करते हैं 2025 प्रतियोगिता दर्पण का करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं। ये रिवीजन के तौर पर चल रहा है, पूरे सभी महीने का करंट अफेयर्स कराया जाएगा। यह एनटीसीए द्वारा भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित हुआ। कौन? ये माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी में है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व हो चुका है। किसने घोषित किया? राष्ट्रीय टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने इसे राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया है और ये भारत वन्यजीव अधिनियम 1972 द्वारा संरक्षित है। नेक्स्ट है 57वां टाइगर रिजर्व। 57वां टाइगर रिजर्व रातापानी बाघ अभ्यारण्य था। ये भी मध्य प्रदेश में ही था। तो 57वां और 58वां दोनों मध्य प्रदेश में ही है। टाइगर रिजर्व 56वां था। गुरु घासीदास अभ्यारण्य ये छत्तीसगढ़ का था। नेक्स्ट है अस्त्र MK1। अस्त्र MK1 एयर टू एयर मिसाइल है। इसे DRDO ने विकसित किया है। अस्त्र MK1 क्या है? तो अस्त्र MK1 एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम है जिसे DRDO ने विकसित किया है। यह BVRAAM पर आधारित है, यानी विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। यह उड़ीसा के चांदीपुर से इसका परीक्षण किया गया। नेक्स्ट है अश्विनी। अश्विनी क्या है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा विकसित यह लो लेवल का ट्रांसपोर्टेबल रडार है। तो अश्विनी क्या है? एक रडार है, ट्रांसपोर्टेबल रडार है। BEL द्वारा विकसित किया गया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा। नेक्स्ट है 2025 को सुधारों का वर्ष किसने घोषित किया? तो रक्षा मंत्रालय ने। तो रक्षा मंत्रालय ने 2025 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? सुधारों का वर्ष घोषित किया है। नेक्स्ट है त्रिवाक श्रेणी का युद्धपोत। त्रिवाक श्रेणी का युद्धपोत किसके साथ बनाने का समझौता हुआ है? तो भारत और रूस के साथ समझौता हुआ है। इसमें 6 युद्धपोत बनाया जाएगा, 3 भारत में बनेंगे और 3 रूस में बनेंगे। यह त्रिवाक श्रेणी का युद्धपोत तवासई को हाल ही में 22 मार्च 2025 को जलावतरण किया गया है। इसको किसने विकसित किया था? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने विकसित किया था। तो जो 3 भारत में बनने थे उनमें से एक को तवासई को भारत में जलावतरण कर लिया गया है। यह मार्च 2025 में हुआ और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। तवासई क्या है? तो त्रिवाक श्रेणी का एक युद्धपोत है जो रूस के सहयोग से बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है भारत का स्पेसडेक्स मिशन। भारत का स्पेसडेक्स मिशन क्या है? तो स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट था यह। इसे 30 दिसंबर 2024 को प्रक्षेपित किया गया था। अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों को जोड़ा जाता है और हटाया जाता है, यानी कि अलग किया जाता है। जोड़ने को डॉकिंग कहा जाता है। तो इसरो ने इसे डॉकिंग कब किया था? 16 जनवरी 2025 को डॉकिंग किया था, जबकि अनडॉकिंग 13 मार्च 2025 को किया था। कितना किलोमीटर पर? तो 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसरो ने 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर अनडॉकिंग किया था 13 मार्च 2025 को। स्पेसडेक्स मिशन के तहत भारत ने अपना पहला यान प्रक्षेपित किया था 30 दिसंबर 2024 को। 30 दिसंबर 2024 को जोड़ा था। डॉकिंग कब किया था? डॉकिंग किया था 16 जनवरी 2025 को। अनडॉकिंग किया 13 मार्च को, यानी कि मार्च में अनडॉकिंग किया। और इसके लिए यान का प्रयोग किया गया था PSLV-C60 का। PSLV-C60 का यान का प्रयोग किया गया था। और इसी के साथ इसरो ने 2 उपग्रह MDX-01 जिसे चेंजर भी कहा जाता है और MDX-2 इसे टारगेटेबल भी कहा जाता है को सफल परीक्षण किया है इसका भी। तो इसी के साथ इसरो ने 2 उपग्रहों का भी सफल परीक्षण कर लिया, जिसे MDX-01 यानी चेंजर बोला जाता है और MDX-02 जिसे टारगेटेबल कहा जाता है। तो स्पेसडेक्स मिशन के तहत इसरो ने इसके साथ ही 2 उपग्रह 220 kg के 2 उपग्रह को 220 kg का भेज दिया ऊपर अंतरिक्ष में। और भारत अब स्पेसडेक्स मिशन के तहत ऐसा कामयाबी हासिल करने वाला चौथा देश बन चुका है। USA, रूस, चीन के बाद भारत चौथा देश बन गया है। जनवरी 2015 से 2024 तक इसरो ने 393 विदेशी और 3 भारतीय उपग्रह प्रक्षेपित किया, जिसमें कुल $143 मिलियन का विदेशी मुद्रा अर्जित किया है। तो इसरो ने 2015 से, यानी कि जब से मोदी सरकार आई है, 15 से 24 तक कितने विदेशी उपग्रह प्रक्षेपित किए? 393 विदेशी उपग्रह और 3 भारतीय, यानी कि 393 विदेशी और 3 भारतीय, कुल मिलाकर $133 मिलियन का विदेशी मुद्रा अर्जित किया है। नेक्स्ट है 24वां राष्ट्रमंडल खेल। तो 24वां राष्ट्रमंडल खेल कब होगा? यह 2030 में होगा। 24वां राष्ट्रमंडल खेल 2030 में होगा और ये भारत ने बोला है कि इसकी मेज़बानी मैं करूंगा, यानी कि भारत ने दावेदारी पेश कर दी है 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों का। इसमें खर्च लगभग 1000 करोड़ आने का अनुमान है। पिछली बार भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों का मेज़बानी 2010 में किया था। 1982 में एशियाई खेलों का भी आयोजन भारत ने किया था। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का नाम अब क्या कर दिया गया है? कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कर दिया गया है। पहले राष्ट्रमंडल खेल का नाम था राष्ट्रमंडल खेल महासंघ, इसका नाम अब कर दिया गया कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कर दिया गया। 1982 में भारत ने एशियाई खेलों का आयोजन किया था और भारत राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कब किया था? 2010 में किया था पिछली बार। मेज़बानी इस बार 2030 में करने के लिए बोला है। 2030
30 में होगा और 24वां राष्ट्रमंडल खेल होगा। जबकि 23वां राष्ट्रमंडल खेल 22 जुलाई से 2 अगस्त 2026 में होगा, ग्लासगो के स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होगा। 23वां राष्ट्रमंडल खेल कब होगा? 2026 में। कहाँ? स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होगा। इसका पत्र वितरण व्यवस्था, नेक्स्ट है, पत्र वितरण व्यवस्था यानी पोस्ट ऑफिस सिस्टम को समाप्त करने की घोषणा कर दिया है। विश्व का कौन सा ऐसा देश बन गया जिसने पोस्ट ऑफिस सिस्टम को समाप्त कर दिया? डेनमार्क है। डेनमार्क जो है विश्व का पहला देश बन गया जिसने पत्र वितरण पोस्ट ऑफिस सिस्टम को समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट है ब्लू घोस्ट। तो ब्लू घोस्ट क्या है? चर्चा में रहा ब्लू घोस्ट एक लैंडर है। यह लैंडर कहाँ उतरा है? तो चंद्रमा की सतह पर लैंड किया है। कब? 2 मार्च 2025 को उतरा ब्लू घोस्ट। यह अमेरिका का निजी कंपनी फायरक्लाई एरोस्पेस द्वारा इसे लैंड कराया गया चंद्रमा पर। तो ब्लू घोस्ट क्या है? ये एक लैंडर है, अमेरिकी लैंडर है और निजी कंपनी का है। इसका नाम क्या है? तो फायरक्लाई एरोस्पेस, निजी कंपनी फायरक्लाई एरोस्पेस का लैंडर था ब्लू घोस्ट जो चंद्रमा की सतह पर लैंड किया। यह दूसरा हो चुका है अमेरिका का निजी लैंडर। पहला निजी लैंडर अमेरिका का था, ओडिसियस लैंडर था। किस कंपनी का था? तो ये इंस्टीट्यूटिव मशीन्स का था, इंस्टीट्यूटिव मशीन्स का था। तो ओडियस लैंडर पहला था और दूसरा हो गया निजी लैंडर ब्लू घोस्ट। नेक्स्ट है लोकतंत्र सूचकांक 2024। लोकतंत्र सूचकांक 2024 में हाल ही में भारत का स्थान कितना आया है पता है आपको? 41वां आया है 167 देशों में। 7.29 अंकों के साथ भारत पिछले वर्ष से कोई भी सुधार नहीं दिखाया है। तो भारत लोकतंत्र सूचकांक में इस बार 24 में 41वां स्थान हासिल किया है। पिछले बार से कोई सुधार नहीं। 7.29 अंक के साथ 41वां स्थान 167 देशों में। इसको जारी कौन करता है लोकतंत्र सूचकांक को? तो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी किया जाता है। लोकतंत्र सूचकांक 2006 से जारी हो रहा है लगातार। इसमें कितनी श्रेणियां हैं? 4 श्रेणियां हैं। लोकतंत्र सूचकांक में 4 श्रेणियां हैं। 0 से 10 अंक मिलता है, उसी आधार पर रैंक तय किया जाता है। जैसे अगर कोई देश 8+ अंक लाता है तो उसे पूर्ण लोकतंत्र का देश कहा जाएगा। अगर कोई 6 से 8 के बीच लाता है तो उसे दोषपूर्ण लोकतंत्र का देश बोला जाएगा। अगर कोई देश 4 से 6 तक का अंक लाता है तो उसे संकट शासन वाला लोकतंत्र देश बताया जाएगा। 4 से 6 के बीच लाया जाएगा तो। और कोई 0 से 4 के बीच ला रहा है तो उसे सत्तावादी शासन कहा जाता है। 0 से 4 के बीच अगर कोई अंक लाता है, 0 से 4 भी सत्तावादी शासन, और संकट शासन 4 से 6 अंक के बीच, और 6 से 8 अंक लाता है तो दोषपूर्ण शासन व्यवस्था, और पूर्ण लोकतंत्र 8+ वाले को पूर्ण लोकतंत्र। जैसे नॉर्वे, न्यूजीलैंड, स्वीडन, ये तीनों फर्स्ट टॉप देश हैं जो लोकतंत्र सूचकांक में प्रथम स्थान पे नॉर्वे है, दूसरा न्यूजीलैंड है, तीसरा स्वीडन है। अंतिम स्थान पे अफगानिस्तान आया 167 स्थान, अंतिम स्थान अफगानिस्तान का, बर्मा 166 और उत्तर कोरिया 165 स्थान पर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। खुशहाली सूचकांक है, विश्व खुशहाली सूचकांक यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स कौन जारी करता है? तो यह जारी करता है UNSD द्वारा जारी किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र सतत डेवलपमेंट द्वारा जारी किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र सतत डेवलपमेंट द्वारा यानी कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सूचकांक द्वारा जारी किया जाता है। विश्व खुशहाली सूचकांक में फर्स्ट स्थान पर लगातार फिनलैंड 8वीं बार आ गया है। उसके बाद डेनमार्क है, तीसरा आइसलैंड है। यही देश लगभग आगे पीछे रहते हैं हर बार। फिनलैंड खुशहाली सूचकांक में 8वीं बार आया है, डेनमार्क 2 नंबर, आइसलैंड तीसरा नंबर पर, जबकि भारत 118 नंबर पर आया है 147 देशों में। 2024 में भारत 126 देशों में था, 24 में भारत 126वां स्थान था, जबकि 25 में 118वां स्थान है। और इसका अंक आप लोग सर्च करके निकाल लीजिए, क्योंकि अंक भी पूछा जा सकता है। कुछ काम अपने से भी करना चाहिए ताकि आप लोगों का लेवल बढ़े। मानक कितने हैं इसमें? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के 7 मानक होते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 7 मानक हैं, ये कूट में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अंतिम स्थान किसका है? तो अफगानिस्तान का है, और सियारा लियोन का 46वां और 145वां लेबानन का था। वहाँ भी लोकतंत्र सूचकांक में अफगानिस्तान अंतिम स्थान पर था, और यहाँ भी विश्व खुशहाली सूचकांक में अफगानिस्तान 147वां स्थान पर अंतिम स्थान है। सियारा लियोन उसके बाद था और लेबानन उसके बाद था। नेक्स्ट है सिपरी रिपोर्ट 2025। हाल ही में सिपरी ने 2020 से 24 यानी कि 5 वर्षों में आयातक देशों की रैंकिंग किया है। इसमें बताया है कि कौन से देशों ने कितने हथियारों का आयात किया है। जैसे यूक्रेन फर्स्ट स्थान पर आ गया है, उसके बाद भारत दूसरा स्थान पर, और तीसरा स्थान पर कतर, सऊदी अरब आ गया चौथा, और 5वां स्थान पर पाक है यानी कि पाकिस्तान है। तो हथियार आयातक में पिछले 5 वर्षों में सबसे प्रथम स्थान पर कौन रहा है? यूक्रेन, दूसरा भारत, तीसरा कतर, चौथा सऊदी अरब, 5वां पाक था। निर्यातक में देखें तो अमेरिका है 1 नंबर, दूसरा फ्रांस है, तीसरा रूस है, और चौथा चीन है। जर्मनी 5वां स्थान पर है। हमारा पड़ोसी चीन जो है
हथियारों का निर्यातक में चौथा स्थान पर है, जबकि अमेरिका प्रथम स्थान, सेकेंड स्थान पर फ्रांस, रूस खसक गया तीसरा स्थान पर। क्यों? क्योंकि रूस और यूक्रेन युद्ध चल रहा है, जिसके कारण रूस का हथियार घट गया है। इसका प्रभाव के कारण वह तीसरे स्थान पर खिसक गया है, जबकि यूक्रेन खरीदारों में प्रथम स्थान पर आ गया है। चीन के आयात में 64% की कमी आया। हथियारों की खरीद में चीन ने 64% की कमी कर दिया है। 2015 से 19 और 20 से 24 के बीच यूक्रेन द्वारा हथियार आयातक में 1967% की वृद्धि, लगभग 9627% यानी कि 10,000% की वृद्धि देखा गया है। तो ये पीटी फैक्ट में ऐसे पूछा जा सकता है कि 15 से 19 और 20 से 24 के बीच यानी कि 5 सालों में हथियारों के आयात करने में, खरीदारी में कौन सा देश 10,000% की वृद्धि किया है? तो वह यूक्रेन किया है। नेक्स्ट है भारत के हथियारों की पूर्तिकर्ता, यानी कि भारत को सबसे अधिक हथियार पूर्ति कौन करता है? तो रूस करता है 36% के साथ फर्स्ट स्थान पर है, और दूसरा फ्रांस है 33% के साथ, और तीसरा इजराइल है 13% के साथ। यानी कि अपना इजराइल भी अब थर्ड स्थान पर आ गया है हम लोगों को हथियार देने में। इसके बाद शायद अमेरिका हो गया 11% के साथ चौथा स्थान पर, जबकि रूस है, पहले भी रूस प्रथम स्थान पर रहता था भारत को हथियार देकर, अब भी वो प्रथम स्थान पर है 36% के साथ, जबकि फ्रांस दूसरा स्थान पर 33% के साथ, इजराइल 13% के साथ तीसरा स्थान पर। नेक्स्ट है यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष कौन बन गई हैं? उर्सुला वान डेर लेयन। उर्सुला वान डेर लेयन यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष बनी हैं। नेक्स्ट है रायसीना संवाद। रायसीना संवाद कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ। यह कब हुआ? 17 से 19 मार्च 2025 को हुआ। इस बार कैवां संस्करण था? 10वां संस्करण था। रायसीना संवाद का 10वां संस्करण कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ, मार्च 2025 में। इसका थीम था कालचक्र, पीपुल्स, पीस और प्लेनेट था। कालचक्र, पीपुल्स, पीस और प्लेनेट किसका थीम था? तो रायसीना संवाद का था। पहला रायसीना संवाद कब हुआ था? 2016 में हुआ था। रायसीना संवाद की शुरुआत 2016 में हुआ था। इस बार 10वां नई दिल्ली में हुआ, जिसका थीम था कालचक्र, पीपुल्स, पीस और प्लेनेट। आयोजनकर्ता इसमें कौन कौन थे? तो भारतीय विदेश मंत्रालय ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा किया गया था। और मुख्य अतिथि कौन थे? ये मुख्य अतिथि थे क्रिस्टोफर लक्सन, जो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री थे। रायसीना संवाद में मुख्य अतिथि क्रिस्टोफर लक्सन थे, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। आयोजनकर्ता कौन था? भारतीय विदेश मंत्रालय प्लस ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ये रायसीना संवाद के आयोजनकर्ता थे। भारत में रायसीना संवाद जो 2016 से आयोजित किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है भू राजनीतिक एवं भू आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करना। दुनिया भर के भू राजनीतिक एवं भू आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इसे शुरू किया जाता है। नेक्स्ट है सुनीता विलियम एवं बूच बिलमोर की सुरक्षित वापसी हुई है। सुनीता विलियम्स एवं बूच बिलमोर की सुरक्षित वापसी कब हुई है? तो यह 19 मार्च 2025 को हुई है। 19 मार्च 2025 को सुनीता विलियम्स और बूच बिलमोर की सुरक्षित वापसी हो गई है। 19 मार्च 2025 को हो गई है। लगभग कितना, 1 साल से भी शायद ज़्यादा समय ये लोग फंसे रह गए थे अंतरिक्ष में। सुनीता विलियम्स और बूच बिलमोर किस यान से इन्होंने वापस आए, इन्हें वापस लाया गया है? तो क्रू 9 यान था, स्पेस एक्स का था। स्पेस एक्स का क्रू 9 से इन लोगों को वापस लाया गया पृथ्वी पर। फ्लोरिडा की खाड़ी में उतरा था ये यान, और स्टार लाइनर यान से 5 जून 2024 को ISS पर 1 सप्ताह के लिए ये लोग गए थे और वहीं फंस गए थे। तो सुनीता विलियम्स के साथ बूच बिलमोर को लाया गया कब? 19 मार्च 2025 को, और ये लोग 1 साल लगभग वहाँ रहीं। 5 जून 2024 को गई थी स्टार लाइनर यान से, और आई हैं क्रू 9 से, स्पेस एक्स के द्वारा। नेक्स्ट है द ग्रांड कमांडर ऑफ द इंडियन ओशन, किसे दिया गया? प्रधानमंत्री मोदी जी को यह पुरस्कार दिया गया है। द ग्रांड कमांडर ऑफ द इंडियन ओशन, ये कहाँ दिया गया? मॉरिशस का यह सर्वोच्च सम्मान है, मॉरिशस के द्वारा दिया गया। जब प्रधानमंत्री मोदी मॉरिशस की यात्रा पर गए थे तो उन्हें द ग्रांड कमांडर ऑफ इंडियन ओशन पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है कोयला उत्पादन पर एक रिपोर्ट आया है। 2024-25 में भारत का कोयला उत्पादन जो है 1 अरब टन को पार कर गया। यह पहली बार हुआ है जब भारत का कोयला उत्पादन 1 अरब टन पार कर गया 2024-25 में। यह 2023-24 में 997.83 मीट्रिक टन उत्पादन होता था। 997 मीट्रिक टन उत्पादन होता था, जो बढ़कर 1 अरब टन हो गया 2024-25 में। शायद भारत कोयला उत्पादन में दूसरा स्थान पर आ गया है, इसे सर्च करके देख लेना है। नेक्स्ट है 2024-25 की पहली तिमाही में भारत में FDI अंतर्प्रवाह 27% की वृद्धि हुआ है। 40.67 अरब डॉलर का अंतर्प्रवाह हुआ 2024-25 में। इस प्रकार भारत का कुल कितना हो गया है? तो 662.48 अरब डॉलर
रहा है इस अवधि में। यहाँ लिखने में गलती हो गया है, यहाँ होगा 662 अरब डॉलर। 662 अरब डॉलर का भारत का कुल एफडीआई अंतर प्रभाव हुआ। तो 24-25 की पहली तिमाही में कितना आया? 27% वृद्धि हुआ है, 40.67 अरब डॉलर प्राप्त हुआ। भारत को एफडीआई कहाँ से आता है? सर्वाधिक सिंगापुर से, दूसरा न्यूजीलैंड से, तीसरा यूएई से। पहला सिंगापुर से, दूसरा नीदरलैंड से, तीसरा यूएई से आता है। नेक्स्ट है आईआरसीटीसी एवं आईआरएफसी को नवरत्न का दर्जा दिया गया। नवरत्न अब कितने हो गए? नवरत्न कंपनियों की संख्या 26 हो गई। पिछला बार बताया था 24 था, इस बार 2 को मिला, आईआरसीटीसी को और आईआरएफसी को मिला, तो 26 हो गए नवरत्न। और महारत्न 14, महारत्न कंपनियों की संख्या 14 हो गई। नवरत्न किन्हें दिया जाता है? नवरत्न कंपनियों का दर्जा मिलता है उन्हें जिनका शुद्ध संपत्ति 15,000 करोड़ का हो, जिनका औसत टर्नओवर 3 वर्षों में 25,000 करोड़ का हो और जिनका 3 वर्षों में लाभ 500 करोड़ का हो, और उन्हें मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। तो इस प्रकार उन्हें नवरत्न का दर्जा दिया जा सकता है। शुद्ध संपत्ति 15,000 करोड़ का, 3 वर्षों का औसत टर्नओवर 25,000 करोड़ का और 3 वर्षों में लाभ 500 करोड़ का होना चाहिए। विश्व बैंक ने भारत को विकसित बनने के लिए प्रति वर्ष कितना वृद्धि बताया है लाने के लिए? बोला कि 7.8% होना चाहिए। यानी कि भारत को जब 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना है तो उन्हें प्रति वर्ष 7.8% की वृद्धि चाहिए। नेक्स्ट है महिला श्रम भागीदारी 22 वर्षों में 50% हो जाएगी। यह विश्व बैंक ही शायद बताया, हाँ विश्व बैंक ही कहा है कि भारत का महिला श्रम भागीदारी बल जो है 22 वर्षों में 50% से अधिक होने की संभावना है, क्योंकि अभी 35 से 37% है। विश्व अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान 2000 ईस्वी में 1.6% था, लगभग 1.5% था, जो 2023 में बढ़कर 3.4% हो गया है। 3.4% हो गया है। भारत का विश्व अर्थव्यवस्था में कितना योगदान हो गया है? 3.4%। 2000 ईस्वी में कितना था? 1.6% था। नेक्स्ट है ट्राई रिपोर्ट। हाल ही में टेली डेंसिटी पर, दूरसंचार घनत्व पर ट्राई का रिपोर्ट आया है। भारतीय दूरसंचार संघ के द्वारा बताया गया भारत का टेली डेंसिटी जो है 84.45% है। भारत का टेली डेंसिटी 84.45% है, जिसमें शहरी जो है 131.50% है, जबकि ग्रामीण मात्र 58.22% है। भारत में ग्रामीण टेली घनत्व जो है कम है, 58.22%, शहरी 131.50% है। वहीं सर्वाधिक दिल्ली का है, शहरों में 274.38% है। टेली डेंसिटी सबसे अधिक दिल्ली का 274.38%, जबकि बिहार का कम है, 56.44% है। टेली डेंसिटी बिहार का 56.44% है। और यह टेली डेंसिटी में सर्वाधिक कंपनियों का हिस्सा अगर देखें तो रिलायंस का है 40% के साथ प्रथम स्थान पर रिलायंस है, और भारत एयरटेल जो है यह 33% के साथ, लगभग 33.5% के साथ दूसरा स्थान, वोडाफोन 18% के साथ तीसरा, और BSNL चौथा स्थान पर है 8% के साथ। MTNL का 0.9% है भागीदारी इसमें। नेक्स्ट है IMF का पत्र जारी हुआ 2025 में। IMF ने एक पत्र जारी किया 2025 में, जिसमें बताया कि भारत का 10 वर्षों में GDP जो है दुगना हो गया है। 2015 में यह 2.1 ट्रिलियन डॉलर था, जो 2025 में बढ़कर 4.25 ट्रिलियन डॉलर हो चुका है। 4.27 ट्रिलियन डॉलर, यानी कि दोगुना हो गया। भारत का GDP 2.1 ट्रिलियन डॉलर था, बढ़कर 2.27 ट्रिलियन हो गया। IMF ने बताया कि भारत अब चौथा देश बन चुका है GDP के मामले में, और यह 24 तक था। 5 देशों में था, USA प्रथम, चीन दूसरा, जर्मनी तीसरा, जापान चौथा और भारत पाँचवा ब्रिटेन को पछाड़कर, जबकि अभी जापान को पछाड़कर ये चौथा देश हो गया है। नेक्स्ट है महासागर पहल। महासागर पहल किसने शुरू किया? मॉरिशस यात्रा के दौरान मोदी जी ने यह शुरू किया है महासागर पहल। महासागर पहल का मतलब है म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन। नेक्स्ट है भारत प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव 2 कौन बन गए हैं? शक्तिकांत दास बन गए हैं। भारत प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव 2 बने हैं शक्तिकांत दास, जबकि पहले प्रधान सचिव बने थे डॉक्टर PK मिश्रा थे। नेक्स्ट है इंटरपोल के नए अध्यक्ष बन गए हैं अशोक सिंह ठाकुर। इंटरपोल के अध्यक्ष अशोक सिंह ठाकुर बन गए हैं। RBI के नए कार्यकारी निर्देशक बने हैं इंद्रनील भट्टाचार्य। यानी कि सेबी के नए प्रमुख तुहिन कांत पांडे बने हैं। तुहिन कांत पांडे सेबी के नए प्रमुख बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष बने हैं क्रिस्टी कॉवेंट्री बने हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष, जो जिम्बाब्वे के हैं। और महाराष्ट्र भूषण सम्मान मिला है रामबी सुतार को, जिन्हें 25 लाख रुपया प्लस एक स्मृति चिन्ह मिला है। तो
इंटेक के नए अध्यक्ष अशोक सिंह ठाकुर, आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक इंद्रनील भट्टाचार्य, सेबी के नए प्रमुख तुहिन कांत पांडे, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष क्रिस्टी कॉवेंट्री, जिम्बाब्वे के राष्ट्रभूषण सम्मान रामवीर सुतार को 25 लाख रुपया प्लस स्मृति चिन्ह इसमें दिया जाता है। नेक्स्ट है विश्व सुंदरी प्रतियोगिता 2025। इस बार भारत के हैदराबाद में किया गया है। विश्व सुंदरी प्रतियोगिता परीक्षा विश्व सुंदरी प्रतियोगिता 2025 हैदराबाद में भारत में हुआ। अब तक भारत कितनी बार कर लिया है यह प्रतियोगिता? 3 बार कर चुका है। प्रथम बार हुआ था बंगलुरु में 1996 में विश्व सुंदरी प्रतियोगिता, दूसरी बार हुआ बम्बई में हुआ 2024 में, और तीसरी बार 25 में हैदराबाद में। और प्रारंभ कब हुआ था? विश्व सुंदरी प्रतियोगिता प्रारंभ 1950 में हुआ था। 1950 में हुआ था। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार इस बार 2024 का 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। ये कहाँ के हैं? तो छत्तीसगढ़ के हैं। विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इन्हें 11 लाख रुपया मिला। 8वीं भाषा में शामिल भाषाओं को दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को, छत्तीसगढ़ के हैं, साहित्य में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। जबकि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था वो राम भद्राचार्य जी को मिला था और गुलजार को मिला था। उर्दू के लिए गुलजार को मिला था, राम भद्राचार्य जी को संस्कृत के लिए मिला था। जबकि 57वां मिला था दामोदर मौजो को मिला था। नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान 2024। इस बार 34वां सरस्वती सम्मान साधु भद्रेश दास को मिला है। साधु भद्रेश दास को 34वां सरस्वती सम्मान मिला। इनकी रचना क्या थी? इनकी रचना संस्कृत में थी स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा संस्कृत में लिखी रचना के लिए साधु भद्रेश दास को 34वां सरस्वती सम्मान मिला। सरस्वती सम्मान कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन देता है। 2023 में प्रभा वर्मा को मिला था सरस्वती सम्मान 2023 में, यह 33वां मिला था। रौद्र सात्विक मलयालम कृति के लिए मिला था प्रभा वर्मा को। नेक्स्ट है वन जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को। पाकिस्तान का राष्ट्रीय दिवस 23 मार्च को। क्यों? 23 मार्च 1940 को लाहौर प्रस्ताव पास किया था मुस्लिम लीग ने, इसलिए 23 मार्च को पाकिस्तान का दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, इसको याद कर लेना है, ये नया है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च, वन्यजीव दिवस 3 मार्च, विश्व वन्यजीव दिवस। नेक्स्ट है दिया सलाई पुस्तक आत्मकथा। किसके हैं? दिया सलाई पुस्तक आत्मकथा, यह कैलाश सत्यार्थी का आत्मकथा है। नेक्स्ट है वॉइस फॉर द वॉइसलेस, ये दलाई लामा की पुस्तक है। ये भी वही है, इंपॉर्टेंट है। वॉइस फॉर वॉइसलेस दलाई लामा की पुस्तक। नेक्स्ट है थैंक यू फॉर लिविंग, किसका है? ऋत्विक सिंह का है। थैंक यू फॉर लिविंग ऋत्विक सिंह का है। नेक्स्ट है द कॉन्टेनमेंट कॉन्स्पिरेसी मिलिट्री थ्रिलर, किसने लिखा? जनरल मनोज नरवणे जी का पुस्तक है द कंटोनमेंट कॉन्स्पिरेसी ए मिलिट्री थ्रिलर। नेक्स्ट है धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास, ये जापान के साथ होता है। इस बार 6वां संस्करण था। कहाँ हुआ धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास? ये जापान के पूर्वी फूजी क्षेत्र में हुआ। 6वां संस्करण भारत जापान के बीच धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास। जबकि खंजर युद्ध अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। इस बार 12वां संस्करण था। खंजर युद्ध अभ्यास 2025 में 12वां संस्करण किर्गिस्तान के बीच किर्गिस्तान में ही हुआ, टोक्योक में हुआ, किर्गिस्तान के टोक्योक में। वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। इस बार 23वां संस्करण था। वरुण में थल सेना नौसेना दोनों भाग लेती हैं, तो वरुण में थल सेना और नौसेना दोनों भाग लेती हैं। यह फ्रांस के साथ होता है। 23वां संस्करण हुआ। नेक्स्ट है बोंगो सागर बांग्लादेश के बीच, भारत बांग्लादेश के बीच और बंगाल के खाड़ी में हुआ है। बोंगो सागर भारत बांग्लादेश के बीच। नेक्स्ट है ग्रह पेरेड 2025 अभ्यास। ग्रह पेरेड 2025 अभ्यास यह 28 फरवरी 2025 को हुआ। अंतरिक्ष में बुध, शुक्र, पृथ्वी, शनि, यूरेनस, वरुण एक सीधी रेखा में देखा गया। इसे ही ग्रह पेरेड कहा जाता है। इसकी पुनरावृत्ति 2040 में होने की संभावना है। तो ग्रह पेरेड क्या है? ग्रह परेड 2025 ये युद्ध अभ्यास नहीं है। ये क्या है? तो जब 8 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये सभी ग्रह एक सीध में दिखाई देते हैं तो इन्हें ग्रह परेड बोला जाता है। 28 फरवरी 2025 को हुआ ग्रह परेड, 28 फरवरी 2025 को। अंतिम बार फिर कब होगा? 2040 में होगा। नेक्स्ट है जन औषधि दिवस मनाया गया। भारत में 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। क्यों? 2008 में जन औषधि योजना प्रारंभ हुआ था, इसलिए इसका नाम किया गया प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। 2015 में किया गया। क्रियान्वयन कौन सा है मंत्रालय? भारत औषधि एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो के द्वारा जन औषधि कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाता है। भारतीय औषधि एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो द्वारा किया जाता है। IIT मद्रास के द्वारा थर्मल रिसर्च सेंटर का शुभारंभ किया गया है। हाल ही में थर्मल रिसर्च सेंटर का शुभारंभ ये ख़त्म हो चुका है। मई माह का सारा करंट अफेयर्स। चलिए धन्यवाद।